जश्न अदब कल्चरल कारवां विरासत। आज यहाँ पर हमारा एक नाटक है जिसका नाम है कटघरे में गालिब। इस नाटक को लिखा है प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब ने और निर्देशक हैं अनिल शर्मा जी। हाज़रीन, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारा सहयोग करें, शांति बनाए रखें। संभव हो तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दें, एयरप्लेन मोड कर दें, या फिर साइलेंस तो किया ही जा सकता है। चूँकि मंच आपके सामने है, ऑडिटोरियम जैसी व्यवस्था थोड़ी सी कम है, तो सजाया गया मंच आपके सामने और ये नाटक शुरू होने जा रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया जश्न अदब, शुक्रिया लखनऊ। तो देखिए आपके सामने नाटक कटघरे में गालिब। कौन हो भाई, किससे मिलना है? सर मैं राइटर। राइटर? क्या नाम है आपका? सर नितिन खामखा। खामाखा? मेरा टाइम क्यों खामाखा खराब कर रहे हो? अरे नहीं सर। हैं? बैठो। अपॉइंटमेंट लिया था आपने? जी आपके सेक्रेटरी से। अच्छा अच्छा, हाँ सेक्रेटरी से। सुनाओ, कहानी सुनाओ। देखिए, मुझे एक ऐसी स्टोरी चाहिए, एनिमल से भी बड़ा डायनासोर। समझ गए? जो एनिमल हिट हुई है ना, उससे ही बड़ा मुझे डायनासोर चाहिए। मुझे अपनी फिल्म में चाहिए सस्पेंस, थ्रिलर, फैमिली बॉन्डिंग, ड्रामा, कॉमेडी, सब चीज चाहिए। मसाला चाहिए, मसाला। और ऐसा मसाला चाहिए मुझे जो बनाने के बाद हिट हो जाए। समझे? ऐसी कहानी सुना बेटे। ऐसी लाया ना? ले ले। जी 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 बोल। जी जी जी। सुना बेटे, तो सर सुना। एक मिनट। तुझे सेंस नहीं है, तुझे राइटर किसने बना दिया? ठीक है, मोबाइल ऑफर आप लोगों ने कर दिया। वेरी गुड। लखनऊ आदमी शहर। ठीक है, सुनाओ सर। सुनाओ। ठीक है सर। सुना। बढ़िया कर। एक मिनट। सुना। जी सर। हाँ, तो सर मैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनाना चाहता हूं। इतनी बड़ी फिल्म कि सर मैं इसे VFX हैवी रखूंगा। इस फिल्म का बजट होगा सर 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़? पागल हो गया क्या है? 650 में चंद्रयान 3 ऊपर चला गया था। सर कौन है? ये अपना बच्चा है। एक मिनट, आराम से बैठ, मैं आता हूँ। हाँ बच्चे, क्या खबर लेकर आया तू? लवोल नाम तो अच्छा रख लिया मेहरा ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिल्म बना देगा वो, है। लेकिन उसकी फिल्म हमारे से जल्दी कैसे बन गई? ये फिल्म रुकवानी पड़ेगी मेरा की। किसी भी कीमत पे फिल्म रुकवाओ। जी सर, क्या करूं? कैसे रुकवाएगा? सर एक आइडिया है। क्या आइडिया है? मेरा का ना गला दबा के मार देते सर। पागल हो गए हो? क्राइम पेट्रोल देखने लगे हो? गला दबा के मार दोगे? हैं? अरे हम साहित्यिक लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं। कोई दूसरा आइडिया सोच, कैसे इसकी फिल्म रुकवा सकते हैं? क्या सोचूं? एक मिनट अभी। अरे 2 सीन काट दिया सर, 800 करोड़ में हो जाएगी। पागल हो गया? और बजट कम कर, इतना बजट नहीं हमारा। हाँ भाई जल्दी बता, तू कैसे फिल्म रुकवा सकता है? सर समझ लो रुक गई मेहरा की फिल्म। कैसे रुक गई? सर हाँ। वो मारा। क्या मारा? सर हाँ, मेहरा की फिल्म रुकवाने का एक ही तरीका है सर। क्या? सर केस। जी सर। कोर्ट क्या करेगा इसमें? अरे सर कोर्ट नहीं, अब जो करेगा चरणजीत करेगा सर। चरणजीत? ये चरणजीत कौन है? सर आप चरणजीत के बारे में नहीं जानते? सर है एक बहुत बड़ा मुकदमेबाजी सर उसकी हॉबी है। पहली फुर्सत में किसी ना किसी पे केस कर देता है। और सर ब्यूटी तो ये है कि केस के फैसले को अपने हक में कर लेता सर। वेरी गुड। चरणजीत को हायर करो जल्दी से। किसी भी कीमत पे फिल्म रुकनी चाहिए, समझे? जल्दी जाओ, सर। जल्दी जाओ। हाँ भाई, खामा सुना भी खामा। जी सर दीजिए। तो सर मैं आपको जा रहा हूं सुनाने हमारी फिल्म का पहला सीन। सर जंगल का सीन होगा, कैमरा पैन होगा सर, हाफने की आवाज आएगी सर। एक अंग्रेज दौड़ रहा है सर। वो अंग्रेज के पेट में एक तलवार घुसी हुई है। दोनों हाथों से वो तलवार पकड़े हुए है। खून टपक रहा है सर। टप टप टप। दोनों हाथ से तलवार पकड़ के वो दौड़ रहा है सर। एक मिनट, दौड़ रहा है। आगे की कहानी मुझे बालकोनी में सुना। आजा
आजा आजा जल्दी चेयर ले ले चेयर ले ले चेयर ले ले आजा। नथनिया पे गोली मारे सैया हमार हो, नथनिया पे गोली मारे। वाह वाह, बड़ी तालियां बजा रहे हो हैं भाई। जश्न अरब में नथनिया पे गोली मारते हमने के गाना गा दिया, तुम्हारी तालियां बज गई। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया हमने भी थोड़ी गायकी सीख ली होती तो हम भी बन गए होते इंडियन आइडल, अभिजीत सावंत की तरह। और हमारे पास भी होती हांडा सिटी जिसमें हम हांडने जाते। लेकिन हमारी किस्मत में तो ये लिखा है भाई, आधी जिंदगी तो मेरी यहाँ काम करते करते बीत गई, आधी का पता नहीं। 5,000 रुपये सैलरी है, 6 मेरे बच्चे हैं। कभी कभार सोचता हूँ, हंस लो भाई हंस लो, बात बात में हंस रहे हो। कभी कभार सोचता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव चला जाऊं, लेकिन डरता हूं कहीं एक और हो गया तो। पूरा दिन यहाँ पे काम करूं भाई। होंडा सिटी की तो बात छोड़ो, स्कूटी से गिर गया, प्लास्टर चढ़ गया, लेगामेंट ब्रेक हो गया मेरा। अरे आजकल ऑफिस लेट आने लगे हो क्या? बढ़िया है, आप बताओ, पर्ची दे दो। ਉਹ ਚਾਂਦਗੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦੇਈ, ਹੈ ਨਾ। मैडम के सामने मत दिया करो। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਦੇਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। नवीन मेहरा साकिन बम्बई, मर्जा गलीब साकिन दिल्ली हाजिर हो। नवीन मेहरा साकिन बम्बई, मर्जा गलीब साकिन दिल्ली हाजिर हो। मर्जा गलीब साकिन दिल्ली हाजिर हो। अरे बता जिमी लोग हैं, अदालत का वक्त खराब कर रहे हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। मिस्टर चरणजीत का मैटर काफी अर्जेंट है और वो फिल्म रिलीज होने को तैयार है और ये नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज हो। कुछ लग रहा है ऐसा। क्यों भाई? अभी तो फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ और आपने केस फाइल कर दिया। मैं एक हफ्ते से इंतजार कर रही थी ट्रेलर रिलीज होने। खैर छोड़े, ये बताएं आपके वकील कहाँ है? ਮਿਲਾੜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, इसलिए मैं अपना केस खुद प्लीड करूंगा। दूसरी पार्टी कहाँ है? यही तो शिकायत है साहब जी। तो सम्मन भेजे गए, नोटिफिकेशन जारी किए गए, वारंट गए, लेकिन डिफेंडेंट बड़ी दिलेरी से आपके हुक्म की अनदेखी कर रहा है। और मैं तो कहता हूं जब तक इनकी फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगेगी ना, तब तक ये लोग हाजिर नहीं होंगे। आपको अपनी शिकायत की सुनवाई से ज्यादा दिलचस्पी फिल्म की रिलीज पर रोक लगवाने में। क्यों भाई? कहीं प्रोड्यूसर ने आपके मोर तो नहीं चुरा लिए? वो चुरा ही नहीं सकता क्योंकि मैं मोर पालता ही नहीं। और मैं तो ये कह रहा हाँ कि फिल्म निर्माता बेवजह टाल मटोल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। उनके काउंसिल ने पिछली पेशी में ही साफ साफ कह दिया था कि आपके जो भी इश्यूज हैं वो लिरिसिस्ट के साथ है और इनका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हंसी खुशी किया जा सकता है। वो मिलाड की ना है उस आदमी का, मर्जा गालिब, और ना कोर्ट के बाहर मिलता ना कोर्ट के अंदर। तो सेटलमेंट किया जाए तो किसके साथ? अगर दूसरी पार्टी नहीं आती है तो एक्स पार्टी फैसला आपके फेवर में चला जाए। ओ थैंक यू मिलाड, थैंक यू, थैंक यू पेशवा साहब, एक बार आवाज और लगवा दीजिए। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो इनका मैटर आज ही सेटल कर दिया जाएगा, बिकॉज आई बिलीव
Justice delayed is justice denied. नवीन मेहरा साकिन बम्बई हाजिर हो। इनसे कहिए सिर्फ लिरिसिस्ट को तलब किया जाए। सिर्फ लिरिसिस्ट को बुलाइए, गीतकार को। मर्जा गलीम साकिन दिल्ली हाजिर हो। पेशकार साहब बुलाइए इन्हें। कसमे वादे प्यार वफा सब बात। जी मैडम। जानकी राम, ये जो लिरिसिस्ट टाइप के क्रिएटिव लोग होते हैं ये ज्यादातर झक्की होते हैं। उसका नाम कुछ और है, तुम बुला कुछ और रहे हो। क्या पता इसी बात का इशू बना डाले। बताइए इन्हें सही नाम क्या है। मिर्जा गालिब। जी हाँ, बताइए इन्हें। मैडम जी, इसमें मिर्जा गालिब लिखा हुआ है। पेशकार साहब, हमें नहीं, इन्हें बताइए। मैडम वो यहाँ आएंगे कैसे? कैसे नहीं आएंगे? और अगर नहीं आएंगे तो एक्स पार्टी फैसला इनके फेवर में चला जाएगा। थैंक यू मिलाड। एक बार और बताओ। क्या कह के बुलाऊं? मिर्जा गालिब। मिर्जा गलीब। मिर्जा गालिब। गलीब। मिर्जा गालिब। इधर आओ। नाम आप बोल दो, आवाज मैं लगा देता हूं। मिर्जा गालिब। हाजिर हो। देखा, नहीं आया ना कोई। मैनू पहले ही पता सी कोई नहीं आएगा। हुण मिलाड, हुण मेरी आरजी सुन ली जाए। पेश कीजिए अपनी पिटीशन। लो जी। मिलाड, अब रिलीज होने वाली फिल्म लव ऑल का मैं गजल सॉन्ग आपको सुनाता हूं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई है, मेरे दुख की दवा करे कोई। काफी एब्स्ट्रैक्ट लिरिक्स है। क्या शिकायत है आपको इनसे? शिकायत? और मिलाड, ये सॉन्ग है ना, ये राष्ट्र विरोधी है, टेरर प्रमोट करता है, दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी आबादी को हर्ट करता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मजहबी आबादी को दुख पहुंचाता है, नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करता है। यानी आपके हिसाब से ये गाना किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है? जी बिल्कुल, और मैं तो कहता हूं उस तो भी बड़ा खतरनाक है। कैसे? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए। मिलाड, आपने देखा होगा, जगह जगह होर्डिंग देखे होंगे, पोस्टर्स देखे होंगे, बैनर्स देखे होंगे, वहां लिखा होता है कि आप कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखें तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। आतंकवादियों की बातचीत सुनने के लिए फोन टेपिंग, ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए मेथड अप्रूव्ड किए हैं। किस लिए जी? नेशनल सिक्योरिटी के लिए ना। और यहां देखो सॉन्ग में क्या कहा गया, ना कहोगर बुरा करे कोई, ना सुनोगर बुरा कहे कोई है? और कोई इशू? और कोई शूज के, ये मिलाड शूज। मैडम शूज। अरे अच्छा याद दिलाया, बेटे के लिए शूज ऑर्डर करने थे। आप जल्दी कहिए, आपको जो भी कहना है, अदालत के पास फालतू वक्त नहीं है। वो मिलाड में तो कह रहे हैं, लिरिसिस्ट ने मदर मैरी के बेटे के लिए कितना चैलेंजिंग और एग्रेसिव लहजा इस्तेमाल किया है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई है। यानी लिरिसिस्ट के दुख का मैग्नीट्यूड इतना ह्यूज है कि यहां जीसस भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी आबादी को हर्ट करेगा है? और कुछ? अभी तो बहुत कुछ है मिलाड, और आगे तो गजब ही हो गया। आगे देखो सॉन्ग में क्या कहा गया है, जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई। अरे सैकड़ों लोग कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, वो केवल इसलिए मरना बर्दाश्त करते हैं।
वो केवल इसलिए मरना बर्दाश्त करते हैं कि मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, वहां उन्हें हूरें मिलेंगी। लेकिन लिरिसिस्ट ने हूर के कॉन्सेप्ट को हॉरर बना दिया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मजहबी आबादी को बुरा लगेगा। अरे मरने का मजा ही चौपट हो जाएगा ना। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग? तुम इंटरेस्टिंग कह रहे हो? अरे लोग मरने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का कबाड़ा हो जाएगा। हॉस्पिटल पर, रिसोर्सेज पर कितना प्रेशर पड़ेगा। चरणजीत जी, आप अपनी बात कीजिए। आप कहां हॉस्पिटल्स तक पहुंच गए? और आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुस्लिम्स हर्ट होंगे या क्रिश्चियंस हर्ट होंगे? क्योंकि आप तो शायद। जी हां, मेरा नाम चरणजीत सिंह है, नहीं मैं मुस्लिम हूं और नहीं मैं ईसाई। तो आपको पर्सनली क्या तकलीफ है? ओ पर्सनली तकलीफ मेरी मां को हुई, मेरे बाप को हुई तो मुझे हुई ना। वो कैसे? मेरी मां जो है ना वो ईसाई है और मेरा बाप है मुस्लिम, और उन दोनों को हर्ट करना मुझे हर्ट करेगा कि नहीं करेगा बताइए आप। अजीब बात है। तो फिर आप फेथ वाइज? जी हां, बात बड़ी पर्सनल है लेकिन मैं आप सबको बताता हूं। मैंने सोचा कि अपनी मां का रिलीजन अपनाऊंगा तो मेरे बाप को दुख होगा, बाप का मजहब अख्तियार करूंगा तो मेरी मां को हर्ट करेगा, इसलिए मैंने अपने दादाजी का धर्म स्वीकार कर लिया। दादा? जी हां, बठिंडा में रहते थे ना। तो फिर आपका पूरा नाम क्या है? जी मेरा पूरा नाम है चरणजीत सिंह जोसेफ बेग। एक मुकदमे के लिए क्या क्या नहीं किया ना आपने। जी कुछ कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप आगे कहिए जो आपको कहना है। मिलाड, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस लिरिसिस्ट ने मजहब से लेकर व्यवस्था तक, एस्टेब्लिशमेंट से लेकर सिक्योरिटी तक सबको हर्ट किया है। इसलिए इस फिल्म पर, इस सॉन्ग पर, इस गजल पर रोक लगनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं रोक लगनी ही चाहिए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ठीक है, इस मैटर पर जजमेंट रिजर्व किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर लंच। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कहाँ से तशरीफ ले आ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 वाह। कहाँ रक्शे पे बैठ के चलेंगे? हाँ हाँ, हमारे, हाँ हमें भी बिठा लीजिए ना। हाँ 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 हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ नहीं नहीं, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया, मजा आ गया। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। वाह 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 वाह। एक बार आवाज और लगवा दीजिए। जानी, ये अपने मखमली पांव जमीन पे न रखो वरना मैले हो जाएंगे। जानकीराम, पेशकार साहब एक बार आवाज और लगवा दीजिए। जानकीराम एक बार और आवाज लगाओ। मिर्जा कलीम साकिन दिल्ली हाजिर हो। वहीं जाके साथ में क्यों नहीं बुला लाते? इनको भी ले जाओ। ये भाई साहब जो 2 मील दूर से बात कर रहे हैं, इनसे कहिए कटघरे में आकर कहें जो भी कहना है। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए, ये कोर्ट है। गड़े मुर्दे खोद रहे हैं ये आदमी। मिर्जा गालिब को मरे 150 साल हो रहे हैं। What? अगर ये बात सच है कि मिर्जा गालिब मर चुके हैं तो फ्रिवोलस लिटिगेशन के लिए आपको पनिश किया जाएगा। मिलाड, मुझे क्यों पनिश किया जाएगा? अरे पनिश तो मरने वाले को करना चाहिए ना, जो फैसले का इंतजार किए बगैर ही मर गया। हुए मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है।
वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। आप साफ साफ मेरी बात का जवाब दीजिए कि डिफेंडेंट मिर्जा गालिब जिंदा हैं या मर चुके हैं। मोहतरमा, उनको मरे 1.5 सदी का अरसा बीत गया है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के पास उनका मजार भी मौजूद है। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर की दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता। चांदगी राम, बीच में बोलना बंद करो और आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मिलाड मैनू नहीं पता सी कि कब श्री गालिब स्वर्गीय गालिब हो गए। भाई इनके मरने से इनकी शब्दों की मिसशीफ कम थोड़ी हो जाएगी। और ऐसा आदमी तो मर के भी नहीं मरता जब तक उसके शब्दों की काट को ना मारा जाए। ऐसा आदमी तभी मरता है जब उसके शब्द मरते हैं। हो चुके गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागानी और है। चांदगी राम, भाई ये चांदगी राम कौन है? what nonsense is this? Tell him to get out of the court. चांदगीराम, मैडम बोल रही है, बाहर निकाल के फेंको इसको। पेशकार साहब, मोहतरमा से कहिए कि हमसे तमीज से बात करे। अरे क्या कह रहे हो तुम? और हमें ये भी बताया जाए कि ये चांदगी राम कौन है। तो तुम कौन हो? तुम? आप कहिए। आप आप? क्या आप जो पूछ रहे हैं ठीक से पूछिए। तुम यानी मेरा मतलब यह है कि आप चांदगी राम नहीं है तो है कौन? लो, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? यानी क्या मतलब हुआ इसका? आपको इतनी आसान शायरी समझ नहीं आती, इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? यानी आप कह रहे हैं कि चांदगी राम नहीं हैं आप? हम मिर्जा गालिब हैं, हम भला चांदगी राम कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, आप मिर्जा गालिब हैं और ये कोर्ट नहीं रंगमंच है और हम सब यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। मैडम जी, इसकी तबीयत जो है ठीक नहीं रहती है, ब्लड प्रेशर भी शूट अप कर जाता है कभी कभी। अभी कल स्कूटी से पैर तुड़वा बैठा है। ए जाओ, छुट्टी है इसकी। मैं इस शख्स की छुट्टी किए बगैर कहीं नहीं जा सकता। ओए, जानता नहीं मैंने तू? हाँ, ये निहायत ही बदतमीज शख्स है। इसे छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं और आप लोग इसकी बकवास की हौसला अफजाई कर रहे हैं। चांदगी राम, हमने कहा ना हम मिर्जा गालिब हैं। तो आप मिर्जा गालिब? मोहतरमा, जुमला सही कीजिए, कहिए कि आप मिर्जा गालिब हैं। आप मिर्जा गालिब हैं? जी हाँ, हम हैं मिर्जा गालिब हैं। कोई शक, कोई शुबहा? कोई सबूत, कोई प्रूफ? सबूत मांग रही हैं हमसे। सबूत हम तब देंगे जब आप ये साबित कर देंगी कि आप ही जज हैं। हमारे दस्तखत, हमारी मोहर, हमारी आईडी। हाँ, तो हमारे दस्तखत और हमारी मोहर भी ये साबित कर सकते हैं कि हम ही नज़्म-उद-दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग मिर्जा असदुल्लाह बेग खां गालिब हैं। हमारे ज़माने में आईडी आधार कार्ड नहीं हुआ करते थे, वरना लाल किले से ला के वो भी आपके सामने पेश कर देते। हाँ, तो हमारे दस्तखत ले लीजिए, हमारी मोहर लगवा लीजिए, माहिरीन को दिखाइए, जानकारों से परखवाइए, तभी हमारी बात मानिएगा। शायर आजम के सिग्नेचर सैंपल्स ले लिए जाएं और अब अगली सुनवाई एक्सपर्ट रिपोर्ट आने के बाद होगी। चलो भाई। पेशकार साहब, आप ले लीजिए ना। चलो मैं हूं ना। आप ले लीजिए ना। अरे चलो 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 चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिद्धि लोक उजागर, राम
तो पहले दस्तखत करूं या मोहर लगाऊं? अगली बार ही सही। मैंने ही एक बार कहा था, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। सुना भाई सुना, आगे क्या होता है? तो सर अब वो समय आ चुका है, घड़ी आ चुकी है सर। घड़ी? कौन सी घड़ी? पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अरे इंपॉर्टेंट है सर, कौन सी? महत्वपूर्ण। अच्छा अच्छा, वो टाइम आ गया है, क्लाइमैक्स है सर। क्लाइमैक्स आ गया है। तो सर हाँ दरिया है। हाँ, दरिया? कितनी दरिया? दरिया नहीं सर, दरिया। अच्छा अच्छा अच्छा, नदी नदी। हाँ नदी। हाँ, उस पर एक नाव है। नाव? नाव हिचकोले खा रही है। दरी पे नाव है? दरी पे नहीं, दरिया पे नाव है। अबे दरिया में नाव होगी ना। दरिया के अंदर। हाँ अरे वही नाव है। समझ आ गया, चल। तो सर हाँ, नाव है। नाव हिचकोले खा रही है सर। हिचकोले खा रही है। हिचकोले खा रही है। उस नाव पर हाँ। मंगल पांडे, हाँ। रानी लक्ष्मीबाई हाँ। दोनों बैठे हुए हैं। नाव में दो चप्पू हैं सर। हाँ, चप्पू? चप्पुओं पे कैमरा लगा है सर। कैमरा लगा है। एक ड्रोन कैमरा ऊपर लगा है सर। ऊपर से ड्रोन कैमरा, वहां से शॉट। चप्पू चल रहा है सर। चप्पू चल रहा है। सामने उस पार बहादुर शाह जफर हाथ हिला रहा है सर। हाथ हिला रहा है सर। चप्पू चल रहा है। चप्पू चल रहा है। तभी नीचे से एक हाथ। एक मिनट, एक। हाँ सर मेहरा के फरिश्तों को खबर भी नहीं कि चरणजीत की केस के पीछे हमारा हाथ है सर। वेरी गुड। सर, ना कभी पता चलेगा। अच्छा कैसे? लेकिन तू तो कह रहा था स्टे मिल जाएगा। सर मिल जाएगा स्टे सर। कैसे मिलेगा स्टे? कंट्रोल सर, कंट्रोल। अभी तक स्टे नहीं मिला। मैंने तुम कहते चरणजीत बहुत बड़ा है। सर मिल जाएगा सर, रिलैक्स करिए। नहीं 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 नहीं, चरणजीत से केस संभाल ले रहा है। एक काम करो, तुम सीनियर वकील को हायर करो, बड़े बड़े वकील को हायर करो, चरणजीत के पीछे करो, समझे? बड़े वकील सर? हाँ, बड़े वकीलों को हायर करो। खर्चा सर? खर्चा हम देख लेंगे। ये बजट कम कर रहा है ना, वो बजट वहां शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ हाँ भाई, खामा खा क्या हो गया? उदास क्यों बैठा है? सर इसको बोल दीजिए फिर न डिस्टर्ब करे। हाँ, डिस्टर्ब नहीं करेगा वो, वहां भी एक अच्छा केस चल रहा है। ठीक है सर। हाँ, कहानी तो सर नाव थी। नाव थी है। नाव है। चप्पू चल रहा है। चप्पू चल रहा है। उस तरफ बहादुर शाह जफर हाँ। हाथ हिला रहा था सर। बहादुर शाह जफर? हाँ। एक काम कर, बहादुर शाह जफर को अपने बच्चों के साथ दिखा। फैमिली बॉन्डिंग चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है सर। फैमिली बॉन्डिंग। बहादुर शाह जफर। हाँ, एक काम कर, बहादुर शाह जफर की तरह गालिब को दिखावा खड़ा हुआ, मजा आ जाएगा। ठीक है उसके सर। बाद फिल्म मेरी हिट हो जाएगी। गालिब खड़ा है सर। एक काम कर, आगे की कहानी बालकोनी में चल। हाँ, आजा आजा। ठीक है सर। आजा, देख, आजा आजा आजा, जल्दी आजा, आजा आजा।
शायर आजम की एक्सपर्ट रिपोर्ट आ गई, पढ़िए। Madam ji, there are incredible similarities. Signatures are almost same to same और स्टैम्प भी जेन्युइन लगती है। यानी हम ये मान लें कि ये ही शायर आजम है। उनकी तो लंबी दाढ़ी थी, ऊंची टोपी पहनते थे, और हमने विकिपीडिया पर पढ़ा है वो तो शराब के नशे में चूर रहते थे। मोहतरमा, आपने ये नहीं पढ़ा कि कानून की देवी अंधी होती है? और अंधी देवी सबूत देखती है। तो अपने निजी तानों से परहेज कीजिए, रह गई दाढ़ी की बात कम है, बढ़ जाएगी। टोपी लीजिए, लगा ली। कैसे लग रहे हैं? शराब पेश की जाए। अगर पुर्तगाली होगी तो हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। गालिब, झूठी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूं रोजे अबरू शबे महताब में। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जनाब, आप तो बड़े बाज़ौक़ इंसान हैं, यहाँ कैसे फंस गए? अरे सर, रिटर्न में पास हो गए, अब यहाँ पेपर घसीटी करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। तो तुम आप यानी आप चाहते हैं कि हम ये मान लें कि आप ही शायर आजम हैं, द फेमस मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब। ये इस शरीफ आदमी को इंसाफ तो मिल सकेगा? मिलाड, मैं इस आदमी से कोई बात नहीं करना चाहता। अब जो बात भी होगी ना, वो मेरे वकीलों से होगी। आइए चड्ढा साहब, चड्ढा साहब आइए, आइए चड्ढा साहब, आइए 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 चड्ढा साहब, आइए 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 चड्ढा साहब, आइए आइए। मैम, हमारा वकालतनामा। हेलो, हाउ आर यू मैम? हाउ इज एवरीवन एट होम? एवरीथिंग इज गुड। चरणजीत जी, कल तक तो आप गरीब आदमी थे और आज इतने बड़े वकील साथ लिए घूम रहे हैं। मैम, दरअसल ये इतना यूनिक केस कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए, और फिर इतने दिनों के बाद आपकी अदालत में आने का मौका मिला, उसे भला हम कैसे जाने देते? प्रोसीड। थैंक यू। तो आप मिर्जा गालिब हैं, द फेमस पोएट गालिब? जी। अदालत की कार्रवाई के लिए एक बार अपना पूरा नाम बताएंगे? मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब। गालिब, तो ये गालिब आपका नाम है? नहीं, गालिब हमारा। जी, तो हमेशा से आप गालिब तखल्लुस से इस्तेमाल करते हैं? नहीं, अपनी शायरी के शुरुआती दिनों में हम असद के तखल्लुस से जाने जाते थे। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस मिस्टर। लगता है होमवर्क बहुत अच्छा करके आए हैं। मजा आएगा इस केस में। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या इस तंज की कोई खास जरूरत है? अगर नहीं है तो आप अपनी खुशी अपने पास रखिए, या उनके लिए रखिए जिन हम आपकी खुशी के बगैर भी खुश हैं। कोई काम की बात है तो कहिए। अच्छा भाई, हमें तो ये लगा था कि 1.5 सदी के बाद आपके मुंह में दांत नहीं होंगे।
अटक अटक कर बात करते होंगे, चेहरे पर झुर्रियां होंगी, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 25-30 साल के नौजवान से बात कर रहा हूं। खैर, और जल्द ये बात साबित हो जाएगी कि आप असल गालिब हैं या नहीं। हमारी साथी चांद मुखर्जी उर्दू की जानकार है और अपने साथ गालिब का दीवान मतलब आपका पोएट्री कलेक्शन लेकर आई। अगर ये उर्दू जानती होती तो दीवान साथ लेके नहीं आती। हमें देखना ये है कि क्या आपको भी अपना कलाम याद है। अगर आप ओरिजिनल पोएट गालिब हैं तो ये सब आपने ही लिखा है, राइट? जी। तो अगर आप ओरिजिनल पोएट गालिब हैं तो इस कलेक्शन में उन्होंने you yourself have written about old flames and you have admitted about them. थोड़ा कंसील करके, थोड़ा ओपनली। भाई ये कौन सी जबान? ये ना हिंदी है, न ब्रज है, न खड़ी बोली, तो अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? अंग्रेजों के जमाने के इतने बिग शॉट शायर होकर अंग्रेजी नहीं जानते। लेकिन हम सैकड़ों ऐसे अंग्रेजों को जानते थे जो हमसे मिलने आते थे। बल्कि मुसज्जा उर्दू बोलते थे। तो अगर आप अंग्रेज हैं तो बराए मेहरबानी अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात कीजिए, हमसे हमारी जबान में गुफ्तगू कीजिए। देखा मिलोट, कितनी कामयाबी से ये असल सवाल डाल गए। सवाल समझ आएगा तो जवाब दे दूंगा। पूछिए। सवाल था कि आपका कोई ऐसा पॉपलेट, और मेरा मतलब आपका ऐसा कोई शेर इसमें आपकी ओल्ड फ्रेंड्स आपकी पूर्व प्रेमिकाओं महबूबाओं के खतों और तस्वीरों का जिक्र। सुनिए, चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के फतूर। अरे आगे कोई मिसरा तो उठाइए, हम यूं कैसे शेर मुकम्मल कर रहे हैं। उठ जाइए मिश्रा जी। ये क्या मजाक लगा रखा है? कभी मिश्रा उठा दो, कभी मिश्रा बैठा दो। हम मिसरा उठाने की बात कर रहे हैं। ये मिसरा यानी शेर का पहला हिस्सा, उसे उठाइए। कैसे उठाते हैं बताया जाए तो उठा देंगे। हम आपको सुनाएंगे, आप दोहराइएगा। ठीक है। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत। चंद तस्वीरें बुता, चंदर हसीनों के खतूत। बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। बहुत खूब। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। जाहिर सी बात है, ये सबको याद है तो ये इनको भी याद हो सकता है। तो कुछ और शायद याद नहीं भी था। तो यही तो कह रहे हैं हम, कुछ और पूछ लीजिए। तो कुछ ऐसा सुनाइए जिसमें कुछ कोर्ट प्रोसीजर हो। कुछ गिरफ्तारी गवाही की बात हो। है कोई ऐसा शेर आपका? सुना दें। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। मिश्रा जी मिश्रा उठाइए। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। पेशका साहब, लॉर्ड, दिस इज नॉट फेयर। ये हो क्या रहा
हेल्प कर रहे हैं। पेशकार साहब, इस बार हमारा शेर हमें सुनाने दीजिए। जो हुकुम सरकार, ऐसे ही होगा। आपने इन्हें सरकार कहा? मैडम जी, जब इतने बड़े शायर है तो ये तो बनता ही है। ऑर्डर ऑर्डर। आजकल दिवाली का मौसम है। सुना है कि आपके जमाने में दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, तो दिवाली पर कुछ लिखा होगा आपने। जनाब, हमारे ज़माने में ही सिर्फ दिवाली धूमधाम से मनाई जाती थी। सुनिए। है तमाशा गाहे सोज ताज़ा हर एक उज़्वतन, जूं चरागाने दिवाली सफ बसफ चलता हूँ मैं। ए नवाज साजे तमाशा सर बखफ जलता हूँ मैं। एक तरफ जलता है दिल और एक तरफ जलता हूँ मैं। वाह वाह, क्या बात है। एक तरफ जलता है दिल और एक तरफ जलता हूं मैं। क्या बात है सर, मजा आ गया। मुकर्रर। जूं चरागाने दिवाली सफ बसफ जलता हूँ मैं। एक तरफ जलता है दिल और एक तरफ जलता हूँ मैं। बहुत खूब। एक तरफ जलता है दिल और एक तरफ जलता हूँ। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन ये आपने कब लिखे थे? ये हमने रद्द कर दिए थे। ओह आई सी। रद्द? काट दिए थे उर्दू की जानकार। सर, मुझे इस बात पर एक और आपका चुनिंदा शेर याद आ रहा है, लेकिन वो आपके दीवान में नहीं मिलता। मैडम जी, तवज्जो चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन शेर है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। पेशकार साहब, 6 महीने बाकी हैं आपकी रिटायरमेंट को, इसलिए इजाजत दे रही हूँ। इरशाद। शुक्रिया शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं क्यों ना फिरदौस में दोज़ख को मिला ले यारा। पेशकार साहब, इतनी इजाजत नहीं दी थी। क्यों ना फिरदौस में दोज़ख को मिला ले यारा। अरे भूल गए क्या? मिश्रा उठाइए। अब आपके लिए भी उठाना पड़ेगा। क्यों ना फिरदौस को भी 2 गज में मिला दे या रब। अरे बस भैया, इतना ही रखना, नीचे मत ले जाना। इतना बढ़िया शेर है और तुमने एकदम बेकदरी कर दी। क्यों ना फिरदौस में दोज़ख को मिला लें या रब। सर के वास्ते थोड़ी सी फजा और सही। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। एब्सोल्युटली ओरिजिनल, एब्सोल्युटली ओरिजिनल। मिलाड, माफी चाहता हूं मैं, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। जनाब, आपको हमारे शेरों में कोई खराबी नजर आती है? मुझे खराबी तो मुकदमे में आ चुकी है। आपने भी इंसाफ की गुहार को, न्याय की पुकार को कव्वाली बना डाला। जनाब, कव्वाली नहीं, मुशायरा। एक ही बात, वो एक ही बात है जी, कव्वाली को चाहे मुशायरा, पर मुकदमे में तो खराबी आ ही चुकी है ना। जज साहिबा, ये इन्हीं के वकील है ना, ये हमसे कहते हैं कि ये सुनाइए वो सुनाइए, तो हम सुना देते हैं। इसमें हर्जी क्या है? अगर हम इन्हें नहीं सुनाएंगे तो जनाब कहेंगे देखिए इन्हें तो शायरी आती नहीं, ये तो गालिब नहीं, ये तो ज़ौक़ हैं। देखा मिलाड, देखा आपने ये बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपकी शिकायत क्या है? मिलाड, मुझे इनकी शेर व शायरी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे हट तो ये कर रहा है, अब तो पेशकार साहब भी इनसे मिसरा उठवा रहे, और मिलाड आप भी वाह वाह कर रही है। ऐसे प्रिजुडिस माहौल में मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? क्यों? क्या जज इंसान नहीं होते? क्या उन्हें कोई बात अच्छी या बुरी नहीं लग सकती? आपको एक गाने के लिरिक्स पसंद नहीं आए तो आपने केस फाइल कर दिया, और जज एक शायरी पसंद आने पर वाहवाही ना करे।
चरणजीत जी, मैं आपको ये याद दिला दूं, हम सब जो यहाँ बैठे हैं आपकी वजह से बैठे हैं, ताकि आपको इंसाफ मिल सके। लेकिन मिलाड जो भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा? क्या ये ठीक नहीं हो रहा कि प्लेंटिफ अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि ये साहब मिर्जा गालिब हैं या नहीं? या फिर ये ठीक नहीं हो रहा कि कोर्ट ने आपकी फ्रिवोलस पिटीशन अभी तक रिजेक्ट नहीं की है? मिलाड जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। चड्ढा साहब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, और आप धुआं निकालते रहे इस गालिब का धुआं। हाँ समझे? हाँ Ma'am, I would like to apologize on behalf of my client on his reckless behavior. मुझे लगता है कि हम लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए कि ये जनाब ही मिर्जा गालिब। So this is settled that for some very strange and mysterious reasons we have the famous iconic poet Mirza Asadullah Beg Khan Ghalib amongst us. और अब ये बच नहीं सकेंगे। जज साहिबा, क्या आज के ज़माने में धमकी देना जुर्म नहीं समझा जाता? मेरा मतलब है कि कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सकेंगे। इस बात की थोड़ी वजाहत फरमाएंगे जनाब? जरूर मैम, दरअसल ये अपने जमाने में बहुत ही इंफ्लुएंशियल आदमी थे, क्योंकि उस समय जुडिशल प्रोसेस इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए इनकी ज्यादतियां, इनकी खराबियां, इनकी नाकामियां और इनकी गलतियां पकड़ में नहीं आ सकी। अब इंसाफ होकर रहेगा। आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आपके चार्जेस क्या क्या हैं? ये चार्जेस की फहरिस्त है। ये मैडम पोथा है ये तो। आपने कोई ब्रीफ प्रिपेयर नहीं किया? We have prepared all charges. We have prepared 5 charges. Those I would like to say. सारे चार्जेस को 5 मेजर एरियाज में डिवाइड किया जा सकता है, नेमली नंबर 1, he was, I mean he is elitist and used difficult words from foreign languages. नंबर 2, He lived on wazifas and by sponging others. नंबर 3, Was not patriotic enough to support freedom struggle. नंबर 4, Drinking too much and hurting religious sentiments of Hindus and Muslims. नंबर 5, Finally, marital infidelity. What? Really? आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। कैसा मोहतरमा? I mean, आप पर इल्जाम है कि क्या कहते हैं, वो बेवफा, वफादार कि आप अपनी बीवी के वफादार नहीं थे। हमारी बेगम की असल वफादार तो वफादारी थी। क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई, वफादार हमारी बेगम की मुंह लगी नौकरानी का नाम था, तो हम भला कैसे वफादार हो सकते हैं? अरे हमारा मतलब दूसरे तरह की वफादारी से था। दूसरी तरह की वफादारी एक खास जानवर की खुसूसियत होती है, जो चोरों को खबरदार करने के लिए पाला जाता है। ओहो, यानी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे दूसरी औरतों से, यानी आपके नाजायज अफेयर्स थे दूसरी औरतों से। हमारे दूसरी औरतों से क्या अफेयर होते? हमारा तो अपनी बेगम से कभी ठीक से अफेयर ना हो सका। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बर्तन तक हमसे अलग रखे। हम अदालत के सामने कुछ सबूत पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। मैं बुलाता तो हो सका, मगर उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिना न बने, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिना न बने, कि बिना तुम्हारी ज़बानी फिल्मों में, सीरियल्स में आपकी बेवफाई की ऐसी कितनी दास्तानें बिखरी पड़ी हैं, क्या कहेंगे आप?
ये हम हैं। जी। ये फिल्म किसने बनाई है? ये फिल्म बनाई है सोहराब मोदी ने। मोदी जी ने काफ़ी चीज़ें बड़ा चढ़ा कर कह दी। देखिए, इस फिल्म में जिस उम्र का हमें दिखाया गया है उस उम्र में हमारी दाढ़ी तो थी नहीं। भाई दाढ़ी तो हमने तब छोड़ी जब हल्की हल्की सफ़ेदी आने लगी, जैसे अच्छा। कई सारी चींटियों ने मिलकर अंडे दिए हों। ओ माय गॉड। जी। ओके। मैं आपका ध्यान इनकी उन बेवफाइयों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो इसमें दिखाई गई हैं। देखिए, दाढ़ी की तरह और चीज़ें भी बड़ा चढ़ाकर कही हैं। क्या मोदी जी हर बात बड़ा चढ़ाकर ही कहते हैं? शायद। खैर, हम तो सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी की दास्तां ऊपर वाले की बजाय सोहराब मोदी की हिदायत में पेश की गई होती तो ज़िंदगी काफ़ी हसीन होती। ये दाढ़ी वाले बुजुर्गवार कौन हैं? भारत भूषण और ये गमे दिल वाली मोहतरमा सुरैया। सुरैया। जज साहिबा, अगर सुरैया बेगम हमारे हिस्से में आती तो जिंदगी भर ये गमे दिल वाले, ये दर्द भरे गाने ना गाती। यही यानी आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। अगर सुरैया बेगम हमारे हिस्से में आती तो जिंदगी भर हम उनको अपने पास लाकर, अपने पास बिठाकर, उनके करीब आकर, वाह वाह, उनको अपनी गजलें सुनाया करते। योर ऑनर, हम अदालत से एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहते हैं जिनका नाम है शेख इब्राहिम ज़ौक। बहादुर शाह जफर के दरबार में इनकी तूती बोलती थी, इसीलिए इनको तूतिए हिंद भी कहा जाता था। तो पेश है शेख इब्राहिम ज़ौक। ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ये हो सकता है, जैसे ये हो सकता है। इतना मत हंसिए, मैं कभी कभी हकला लेता हूँ। ये किसकी माजूरी है जिस पर हंसना बदतमीजी की बात है, इसलिए मत हंसिए। लेकिन आप तो ये बात कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हकलाए। जब जी चाहेगा मेरा तब हकलाऊंगा, और किसी के कहने पे क्यों हकलाऊं? मेरी मर्जी, जब चाहूं जैसे चाहूं हकलाऊं, और जी चाहे तो ना भी हकलाऊं। जी हम भी वही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं हकलाते हैं। अरे योर ऑनर, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल नहीं हकलाते हैं। जब दो अहम लोग बात कर रहे हो तो यूं बीच में टुकड़ा मत लगाइए। बेकार हंस रहे हैं आप लोग। हंसना ही है तो इन पर हंसिए, कभी किसी के हकलाने पे मत हंसिए। हकलाने पे हंसना संगदिली है, बदतमीजी है, बेअदबी है। ये क्या हो रहा है? जब ये नहीं हकलाते हैं तो हकलाने पर इतनी बहस क्यों हो रही है? बात यह है मोहतरमा कि अगर जुबान नहीं हकलाती तो कान हकलाते हैं, कान नहीं हकलाते तो आंखें हकलाने लगती हैं। अगर दोनों ही नहीं हकलाते तो दिमाग हकलाने लगता है। नहीं, अगर आंखें और कान ना हकलाएं तो देखा जबान हकलाती है। तब इस मुकदमे के लिए यही बेहतर है कि आपकी आंख और कान ही हकलाते रहे। किसी ने कुछ कहा शायद? योर ऑनर, मैं एक बार फिर मशहूर शायर ज़ौक को गवाह के तौर पर पेश करने की इजाजत चाहता हूं। चड्डा साहब,
अगर आप जैसे सीनियर वकील ही प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो हम बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखें? आपने गवाह को अदालत में पेश किया, लेकिन गवाह पेश करने का एडवांस नोटिस कहां है? You did not receive copy of advance notice? Transfer ji. सॉरी सर. I am sorry on behalf of my office. I will make sure that this kind of mistake will never happen. Please. आप हैं इसलिए अलाउ कर रही हूं. अब जरा इनसे भी पूछ लीजिए, अगर ये इन्हें ज़ौक मानने के लिए तैयार है तो हमें भी कोई एतराज नहीं. उस्ताद ज़ौक को बहैसियत गवाह पेश किए जाने पर आपको कोई एतराज तो नहीं? कुछ सवालात से मैं भी अपनी तशफ़ी करना चाहूंगा. जरूर. तो आप ज़ौक हैं? हाँ ज़ौक हूँ. शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक. लग भी रहे हैं. क्या मतलब हुआ आपका? नहीं नहीं, आप ज़ौक हैं और लग भी रहे हैं. ये भी कोई कहने की बात हुई? आपका हर शेर सुनकर मैं भी यही सोचता था. तो जनाब यहां कैसे आ गए? जैसे तुम आ गए. बिल्कुल ठीक. 150 साल बाद जैसे गालिब यहाँ आ गए, वैसे ही ज़ौक भी आ गए. हम तो चरणजीत को इंसाफ दिलाने आए हैं, लेकिन इनके आने का मकसद साफ नहीं हुआ. मकसद सिर्फ इतना है कि दुनिया को बता सकूं कि उस्ताद ज़ौक गालिब से कितने बेहतर शायर थे. मेरा मतलब, मैं इस गालिब से कितना अच्छा शायर हूं. जज साहिबा, मैं बताता हूँ ये यहाँ पर क्यों आए हैं. दरअसल इनका एक बहुत मशहूर शेर है. आपका शेर सुना सकता हूँ? सुनाइए, क्योंकि आप वाले तो इनकी समझ में आएंगे नहीं. कौन सा आपके आ जाते थे? तो आपका शेर सुना सकता हूँ. इरशाद. अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे. अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे. और भैया मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? तो साफ जाहिर है कि ये एक बदरू है, जिसको मरने के बाद भी चैन नहीं मिला, तो यहाँ अदालत में अटक के. जज साहिबा, यहाँ पर जज साहिबा, मैं अपना एक शेर सुनाना चाहूंगा जो ऑलमोस्ट डेली किसी न किसी ऑबिचरी में छपता है. इजाजत है. लोग अच्छे हैं, बहुत दिल में उतर जाते हैं. लोग अच्छे हैं, बहुत दिल में उतर जाते हैं. एक बुराई है तो बस ये है कि मर जाते हैं. ये क्या लिखने लगे हैं आजकल? सॉरी. लाई हयात आए कज़ा ले चली, चले अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले. अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले. क्या बात है. तो जनाब, आपकी बात का यही जवाब है कि हम अपनी खुशी से ना गए ना आए. तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो दूसरों के, तीसरों के, चौथों के, पांचवों की वजह से हुआ. बड़ी अजीब ज़िंदगी थी जनाब आपकी. और जज साहिबा, मरने के बाद भी इनकी ज़िंदगी काफ़ी अजीब है. क्या अजीब है? क्या अजीब है? जी हाँ, क्या अजीब है? बताने दे तो बताऊं. बताने दे तो बताऊं. क्या बताऊं?
क्या बताऊं? क्या सब कुछ बता दूं? क्या बताऊं? गवाह को चुप कराइए। जज साहिबा, अभी कल ही को मैं इनकी कब्र के पास से गुजर रहा था तो वहां पर कुछ लिखा हुआ देखा। राहगीरों से पूछा कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे लिखा है टू लेट, यानी कमरा किराए के लिए खाली है। तो जनाब कब्र में जाके लेट जाइए वरना कोई और घुस जाएगा। साफ जाहिर है कि अंग्रेजी नहीं आती इन्हें। वहां टूलेट नहीं टॉयलेट लिखा हुआ है। टॉयलेट यानी पेशाब घर। मशहूर शायर ज़ौक़ यानी मेरी कब्र पर बुलडोजर चलाकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने वहां पेशाब घर तामीर करा दिया है। इसलिए अब उस्ताद ज़ौक़ हरदयाल सिंह लाइब्रेरी में रहते हैं और अब तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले उसे भी गिराना चाहते हैं। मुआफ कीजिएगा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। क्या ये बात सच है? जी यानी कोई भी समाज इतना क्रूअल, इतना हार्टलेस, इतना रूड कैसे हो सकता है? लेकिन योर ऑनर, इस मुकदमे का पर्पस इज इंटायरली डिफरेंट। आप एक मिनट के लिए चुप रहेंगी? ये अदालत इस पूरे मामले का सीओ मोटो नोटिस लेते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के ऑफिसर्स को यह हुक्म देती है कि मरहूम ज़ौक़ की कब्र की बेअदबी पर रोक लगाई जाए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के ऑफिसर्स को अदालत में पेश होने का हुक्म देती है। हमें अफसोस है हमें कि इससे पहले इतनी बड़ी ज़्यादती हमारे नोटिस में नहीं आ सकी। हम एक बार फिर पूरी दयानतदारी से वो सारी बातें वापस लेते हैं जो हमने उस्ताद ज़ौक़ की कब्र के मुतालिक कही। अभी तकलीफ दह सच इनकी मार्फत सामने आया है तो हम ये तस्लीम कर लेते हैं। हालांकि हमें ये साहब उस्ताद ज़ौक़ नहीं नज़र आते, लेकिन इस मुकदमे की हद तक हम इनको उस्ताद ज़ौक़ या उनका कोई भी नुमाइंदा तस्लीम कर लेते हैं। आइए जनाब। मैं अदालत का वक्त और ज्यादा खराब न करते हुए आपका ध्यान असल कार्रवाई की ओर लाना चाहता हूं। अच्छा हुआ आपने ये बात खुद ही कह दी। इस मुकदमे का असल मकसद क्या है ये हम में से किसी की समझ में नहीं आया है। पहले एक साहब आए कि सो एंड सो गाने के लिरिक्स पर रोक लगा दी जाए, फिर उनके वकील आए जो उसी बात को और ज्यादा घुमा फिरा कर कहने लगे। कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि हम एक कदम आगे जाते हैं तो दो कदम पीछे आ जाते हैं। जरा जल्दी कीजिए, थोड़ी तेजी लाइए अपने कामकाज में ताकि जो होना है वो जल्दी हो सके। इसी बात को हमने कभी यूं कहा था, चलता हूं थोड़ी देर हर एक तेज रौ के साथ, चलता हूं हर थोड़ी देर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। तो राहबर को पहचानिए और जो करना है जल्द कीजिए। मैं मेन चार्जेस फिर से डिस्प्ले कर देता हूं। मिर्जा गालिब पर तीसरा इल्जाम यह है कि ऑल हिज लाइफ ही लिव्ड अपॉन पेशेंस एंड बाय स्पॉन्जिंग अदर्स। मिलोड, इस बात की गवाही मशहूर शायर ज़ौक़ भी देंगे कि मुल्जिम ने कभी भी कामकाज पर तवज्जो नहीं दी, हमेशा इस फिराक में रहे कि कैसे इधर उधर से रकम छटक ली जाए। पूरी जिंदगी उधार पर गुजारी, यहां तक कि मरते वक्त भी उन पर उधार था जो इनकी बेवा को अदा करना पड़ा। देखिए मजबूरी है, अब आप लोगों को तारीख सुनानी ही पड़ेगी। मेरे अब्बा जान अलवर के राजा अलवर के राजा महाराजा बख्तावर सिंह की फौज में थे, लड़ाई में मारे गए। मेरे चचा नसरुल्ला बेग मरहटों की फौज में थे और आगरा के सूबेदार थे। जब आगरा मरहटों के हाथ से अंग्रेज़ों के हाथ में गया तो सूबेदारी कमिश्नरी बन गई। अब एक हिंदुस्तानी कमिश्नर कैसे बन सकता था?
तो चचा को ओहदा मिला ब्रिगेडियर का, 1.5 लाख सालाना जागीर के साथ। जब मैं 8 बरस का था तो चचा का भी इंतकाल हो गया। जो हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था बरसों नहीं मिला, और मिला भी तो टुकड़ों में कटकटा कर। कभी कभी हिस्सा मिलने में देरी हो जाती थी तो मजबूर होकर साहूकारों से, महाजनों से उधार लिया, जिसकी वजह से आप जैसे लोगों को हमारी मजबूरियों में कीड़े निकालने का मौका मिल गया। अच्छा, तो आप उधार लेने को बुरी आदत नहीं मानते? क्यों माने? क्यों माने? ना हमने चोरी की, ना डाका डाला। हुकूमत वक्त की नाअहली की वजह से जो वजीफा मिलने में ताखीर हो जाती थी, उसी से मजबूर होके हमने उधार लिया और बबांगे दोहल लिया। धो लिया? क्या धो लिया? बबांगे दोहल यानी डंके की चोट पर लिया। लेकिन आप ये देखिए ना, हमने आज तक कभी किसी का पैसा नहीं दबाया, न मारा, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक कितने ही लोग हैं जो हमारा पैसा दबाए बैठे हैं। इस बात पर तो किसी का दिल नहीं कुड़ता। आपका उधार? जी हाँ, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का उधार। ये तो वही चील के घोंसले में मांस वाली बात हुई। ये उन लोगों की फहरिस्त है जिन्होंने हमारा पैसा दबाया है। पढ़िए। पढ़िए। महाराजा अलवर 3,50,000। असल रकम जो कुल मिलाकर अब तक 9,25,40,000 बने। ईस्ट इंडिया कंपनी 13,55,000, यानी आज तक के 3,51,75,800। HMV 2,27,00,000। EMI 1,34,00,000। सौराब मोदी 1,34,00,000। बेगम अख्तर 17 लाख। गुलजार 74 लाख। जगजीत सिंह 53 लाख। दानिश इकबाल 17,07,000। ये क्या हो रहा है? मैम अभी है। कुल मिलाकर लगभग 19,22,23,800 उधार बनता है मुख्तलिफ लोगों पर। ये क्या हो रहा है, कुछ बताया जाएगा? आप कुछ पूछेंगी तो हम जरूर बतलाएंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं? ये उन लोगों की फहरिस्त है जिन्होंने हमारा पैसा दबाया है। यानी जगजीत सिंह और गुलजार साहब तक पे आपका उधार बाकी है? जी हाँ, इन्होंने हमारी गजलें गाकर, हमारे कलाम बेचकर करोड़ों कमाया। पहले खुल के बजाइए। हम अपना हिस्सा क्यों ना मांगे, बताइए। मिलॉर्ड, मुझे जानबूझकर केस को कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला डिस्प्यूटेड है। देखिए, हम ये सब कुछ नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि इन लोगों ने हमारा पैसा दबाया है। जैसे आप लोगों ने हमें आलम बाला से बुलाया है, इन लोगों को भी समन या वारंट भेजिए और बुलवाइए यहाँ पर, और हमें हमारा पैसा दिलवाइए। लेकिन योर ऑनर, इन बातों का इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है संबंध? आप हम पर तो उधार लेने का इल्जाम लगाती हैं, लेकिन आप उन लोगों को नहीं देखती जिन्होंने हमसे 4 गुना वसूला भी है। कितने धन्ना सेठों और महाजनों की हवेली हमारे सूद पर चली है। सही बात। आप हम पर तो इल्जाम लगाती हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देखती जिन्होंने हमें दिल्ली कॉलेज में मुलाजमत न दी और आज तक 3-4 हज़ार नाअहलों को हमारा कलाम पढ़ाने और समझाने के लिए मुलाजमत दे चुके हैं। और जनाब दिल्ली है ना? हाँ, लेकिन आम भाषा में हम दिल्ली भी कहते हैं। बताइए। It is very obvious that your charges are not sustainable anymore. Milord, he is mixing the issues. तो आप अनमिक्स कर दीजिए। अरे इधर उधर की टाल मटोल के बजाय आप ये बात मान क्यों नहीं लेते कि आप उधार लेते थे? तो हमने कब मना किया कि हम उधार?
नहीं लेते थे। और ऐसा कौन सा शख्स है जो उधार नहीं लेता? सड़कों पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं सब उधार की हैं। लोग जिन घरों में रहते हैं वो भी उधार के हैं। हम मरते वक्त अपना 12,000 रुपये उधार छोड़कर मरे थे। हमारी आज की रकम बनती है इतनी, 12,000 रुपये काट लीजिए और बाकी रकम हमें वापस दे दीजिए। तो हम चले यहाँ से। अब इन चार्जेस का कोई मतलब नहीं है, दे आर नॉट सस्टेनेबल। देखिए, इनके बारे में अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि लोग यही कहेंगे कि इनकी और उस्ताद ज़ौक़ की पहले भी नहीं बनती थी। मेरा मतलब हमारी पहले भी नहीं बनती थी। उर्दू के एक शायर थे दिलावर फिगार, उन्होंने इनकी 100 साला बरसी पर एक नज्म लिखी थी, गालिब को बुरा क्यों कहो। उसके कुछ हिस्से पेश करने की इजाजत चाहूंगा। पढ़िए। कल एक नाकिदे गालिब ने मुझसे यूं पूछा कि कदरे गालिब मरहूम का सबब क्या है। मुझे पता कि दीवाने हजरत गालिब कलाम पाक है, इंजील है कि गीता है। तो फिर ये गालिब मरहूम ही की बरसी क्यों? मुझे पता कि उनमें खुसूसियत क्या है। न ज़ौक़ का है कहीं तज़किरा न मोमिन का, न जिक्र मीर कहीं है न यौम सौदा है। ये फैज़ो माहिरो जोशो फिराक कुछ भी कहे, मेरी नजर में तो गालिब से ज़ौक़ ऊंचा है। ये रंग लाई है गालिब की पार्टी बंदी कि आज सारे जहां में उसी का चर्चा है। कहां के ऐसे बड़े आर्टिस्ट थे गालिब, ये चंद अहले अदब का प्रोपेगेंडा है। अना ने मार दिया वरना शायर अच्छा था। नतीजा ये कि जो होना था उसका आधा है। कभी है महब हसीनों से धौल धप्पे में, कभी किसी का वो सोते में बोसा लेता है। जो कह रहे हैं कि गालिब है फलसफी शायर, मुझे पता है कि बोसे में फलसफा क्या है। जहां रकम की तवक्को हुई कसीदा का, जहां रकम की तवक्को हुई कसीदा का, तुम ही कहो कि ये मेरा शायरी क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिलावर फिगार ने लिखा है। पेशकार साहब, इस सबूत को दाखिले दफ्तर कर लीजिए और जहां से इन्होंने पढ़ना खत्म किया है वहां से आगे पढ़िए। ये किताब वापस कब मिलेगी? लाइब्रेरी में लौटानी है। मुकदमा खत्म तो होने दीजिए, दे देंगे आप। हाँ, माइक का बड़ा हाँ, तो क्या कहते हैं आगे दिलावर फिगार लिखते हैं, कसीदा है वैसे तो। बढ़ी जो बात तो मैंने उसको समझाया, बढ़ी जो बात तो मैंने उसको समझाया, अदब में हजरत गालिब का मर्तबा क्या है। बताया उसको कि वो जिंदगी का शायर है, बताया उसको कि वो जिंदगी का शायर है। बहुत करीब से दुनिया को उसने देखा है। अजब तजाद की हामिल है उसकी शख्सियत, अजब तजाद की हामिल है उसकी शख्सियत। अजीब शख्स है बर्बाद होके हंसता है। जो उसको रोकना चाहो तो और तेज बहे, जो उसको रोकना चाहो तो और तेज बहे।
अजीब मौजे रवा है, अजीब दरिया है। बस एक लफ्ज के पर्दे में दास्तां कहना, बस एक लफ्ज के पर्दे में दास्तां कहना, ये फिक्र फन की बुलंदी उसी का हिस्सा है। न कि हो आज वो मशहूर पूरी दुनिया में, न कि हो आज वो मशहूर पूरी दुनिया में कि उसकी फिक्र का मौजू पूरी दुनिया है। पहुंच गया है वो उस मंजिल तफक्कुर पर, पहुंच गया है वो उस मंजिल तफक्कुर पर जहां दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। वो आदमी था, वो आदमी था, खता आदमी की है फितरत। ये क्यों कहें कि वो इंसान ही फरिश्ता है। हजार लोगों ने चाहा कि उसके साथ चलें, हजार लोगों ने चाहा कि उसके साथ चलें, मगर वो पहले भी तना था। अब कभी वली, कभी वायज, कभी खराबाती, कभी वली, कभी वायज, कभी खराबाती। समझ सको तो समझ लो वो एक मुअम्मा है। ये क्या हो रहा है? आप लोगों ने अदालत को लिटरेचर का कोई सेमिनार समझ लिया है शायद। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अदालत का काम इंसाफ करना होता है, वाहवाही करना नहीं। और यहाँ पिछले एक हफ्ते से सब लोग वाहवाही किए जा रहे हैं। और मिलाड मैंने तो पता सी ना, इंसाफ की गाली कोई करेगा ही नहीं, वाहवाही करे जाएंगे, वाहवाही। आप इधर आ जाइए, इधर आइए, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ? और अगर अब आप दोबारा बीच में बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनफ इज इनफ। आपको मालूम होना चाहिए कि अदालत की जिम्मेदारी क्या होती है, और इन्हें भी जानते हैं तो इन्हें भी बताइए। अदालत की जिम्मेदारी ये तय करना होती है कि किसका वकील ज्यादा बेहतर है। ऑर्डर। आप जानते हैं आपने अदालत की तौहीन की है, और इसके लिए आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। जज साहिबा, हमने तो बस यही बताया है कि आम तौर पर ऐसा होता है। अच्छा, और खास तौर पर क्या होता है? खास तौर पर कुछ जज आप जैसे भी होते हैं। ये तो वही बात हुई कि पहले बेइज्जत करो और फिर बात बनाने की कोशिश करो। क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। आपने फिर शेर सुनाने की कोशिश की। ये तो सिर्फ मिसरा है। तो उठाऊं कि ना उठाऊं? उठाइए और बाहर फेंक आइए। क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। क्या? अरे बैठ जाइए मिश्रा जी। और आप अब अगर आप दोबारा बीच में बोले तो आपको फिर से पनिश किया जाएगा। आपके कुछ चार्जेस बाकी हैं? जी मैम। प्रोसीड। मुल्जिम पर अगला इल्जाम है कि इन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती और वफादारी निभाई और मुल्क की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं किया। जनाब, आप कहते हैं कि मैं फिरंगियों का वफादार था। जी। तो क्या इसी वफादारी के चलते मेरा भाई यूसुफ मारा जाता? इसी वफादारी के चलते मुझे अपने घर से निकाल कर 2 फर्लांग पैदल चलाकर कर्नल ब्राउन की अदालत में ले जाया जाता, जहां पूरी उम्मीद थी कि मुझे भी 40,000 दिल्ली वालों की तरह सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। वो तो भला हो ब्राउन साहब का। मैंने उन्हें लतीफ़ा सुनाया, वो हंस दिए और मैं बच गया। लतीफ़ा? आपने जोक सुना दिया अदालत को? जी हाँ, उन्होंने हमसे पूछा था मेरा नाम। मैंने
मैंने कहा जी मिर्ज़ा गालिब तुम मुस्लिम हैं? मैंने कहा जी आधा हूँ। आधा? बोले तो मैंने कहा जी शराब पीता हूँ, सूअर नहीं खाता। इस बात पर वो हंस दिए और हम बच गए। अब मैं अदालत का और वक्त खराब ना करते हुए आपका ध्यान मुकदमे की उस असल कार्रवाई की ओर लाना चाहूंगा जहां से ये मुकदमा शुरू हुआ था। ये आपने लिखा है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जी हाँ, यह हमारा ही शेर है और मैं जानता हूं कि आप पूछना क्या चाहते हैं। देखिए, हर शायर की ये कोशिश रहती है कि जो उसका शेर है वो बदलते वक्त के साथ ताज़ा रहे, लेकिन अगर आपको सिर्फ इसी शेर का जायका चखना है तो उसी दौर में जाके चखना होगा जिस वक्त ये लिखा गया। आज की एक एक करके बजा रहे हो यार, सही से बजा दो। तो उसी दौर में जाके चखना होगा जिस वक्त ये लिखा गया। आज के ज़माने में चखेंगे तो बदहज़मी हो जाएगी। अच्छा, ओके, तो ये इस शेर का क्या, जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई। ये तो हमारा शेर नहीं है। तुम्हारा शेर नहीं है चांद मुखर्जी? सर वो व्हाट्सएप में देखा था। खैर, ये तो फिर भी एक मशहूर शायर का शेर है, लेकिन आजकल तो हमारे नाम से, वैसे आपको पता है किसका शेर है? किसी को पता है यहाँ पर? मिर्ज़ा गालिब का नहीं है, हाँ, दाग दहलवी साहब का। खैर, ये तो फिर भी एक मशहूर शायर का शेर है। आजकल तो हमारे नाम से व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर ऐसे ऐसे शेर आने लगे हैं जिनको शेर कहना ही तौहीन है। अभी कल ही हमने एक पढ़ा, जिंदगी भर यही भूल करता रहा गालिब, जिंदगी भर यही भूल करता रहा गालिब। अरे ऐसे मत उठाइए, इसे गिरा ही रहने दीजिए। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। एक बार और नहीं, ये शेर नहीं है। हाँ, ये भी कोई शेर हुआ। अगर आपको हमारे शेर पढ़ने, हमारा कलाम पढ़ना है तो हमारे दीवान से पढ़िए ना, इधर उधर से मत पढ़िए, वरना आपको भी बदहज़मी हो जाएगी। काफी है। इस मैटर पर किसी और को कुछ कहना है? जजमेंट रिजर्व किया जाता है। देखिए साहब, मैं लठ आदमी हूं, यानी लठ की तरह सीधा और लठ की तरह झगड़ा। तो साहब, लठ बात यह है कि हो सकता है वही हो जो ये लोग कहते हैं, और हो सकता है वो जो दिल कहता है। इसलिए अच्छा यही है कि सीधे सीधे माफी मांगे, मुकदमेबाजी का तास होना ये पे मत लेना। मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय रसूल पशेमा पशेमा। आप पर्देली हो तो कमाल के अर्देली हो, और अगर नहीं हो तो पता नहीं मौका मिले ना मिले। ऑटोग्राफ दे दीजिए हमें पहले। लाइए जनाब, इसे पकड़िए।
सोचता हूँ फुर्सत में दोस्तों पर मुकदमा कर दूं, सोचता हूँ फुर्सत में दोस्तों पर मुकदमा कर दूं, इसी बहाने तारीखों पर मुलाकात कर दूं। कुछ ना कुछ आज वैसे ये साहब मिर्जा गालिब नहीं है। मुबारक हो जी, मुबारक हो। बधाई हो जी। कांग्रेचुलेशन। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये साहब मिर्जा गालिब नहीं है, इस बात का प्लेंटिफ के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मतलब लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है, असल मुद्दा है गाने के लिरिक्स। ये साहब मिर्जा गालिब हों या ना हो, इन्होंने प्लेंटिफ द्वारा लगाए गए सभी इल्जामात को बखूबी डिफेंड किया है। चरणजीत जी ने पूरी कोशिश की कि वो गालिब को राष्ट्र विरोधी साबित कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जब चरणजीत ने गालिब को एंटी नेशनल कहा तो अगले ही दिन अखबारों के फ्रंट पेज पर एंटी नेशनल गालिब की हेडलाइन मिली। जगह जगह सोशल मीडिया पर ये चर्चे हो रहे थे कि कैसे गालिब राष्ट्र विरोधी है। लोग जज बनकर फैसला सुना रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि असल जज यहां अदालत में बैठते हैं। इसलिए इस अदालत में पेश किए गए सभी सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज डिसमिस्ड इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट। पेशकार साहब, आप मेरे साथ आइए। आप चलिए, मैं क्या बात है सर, क्या आपने आपको डिफेंड किया आपने बखूबी, मजा आ गया सर। मैं और कितना बहुत बहुत आपका बहुत बहुत मैं कायल हूँ और मेरे को इतनी खुशी मिल रही है कि आप बाइज्जत बरी हो गए। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अरे मैं अंदर कब गया तो बड़ी हो गया। जी तुसी ते कमाल ही कर दिता जी। मैं की किता ओ कमाल दा होए होए इन्ने केस लड़ाई में, पर ए जेड़ा केस सीगा ना ओए मन खुश कीता तुसी ते केस जित गए जी। ओ मुबारका जी, मुबारका मुबारक। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केस हार के भी हम इतना खुश हैं। चलो साहब, मजा आ गया। मेरे पिताजी आपके बहुत बड़े फैन हैं। फैन है जी। ऐसी बात पर बीड़ी उड़ी पिला दो। गालिब साहब एक सेल्फी हो जाए, सेल्फी। सेल्फी सबके साथ लो ना। लो जी आ बढ़िया करके। आराम से, जश्न अदब भी आना चाहिए। अरे इधर घुमा के ये चलो। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ।